आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे 6 और 7 जुलाई का डेली करंट्स कवर करेंगे और हम यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हो माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नेशनल अफेयर्स के पहले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो न्यूज़ में बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि सुबह को मैंने अपलोड की थी वीडियोज़, बट किसी कारणवश जो है वो सेशन हो नहीं पाया। तो ये रात को मैं सेशन ले रहा हूँ। तो देखते क्या क्या न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है तो उसका जो है इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा गया है फॉर दी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और ये जो है बताया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हर एक क्वार्टर में चेंज होता है। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर एक क्वार्टर में जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस बार जो है जो सेकंड क्वार्टर है जो आपको मिलेगा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक। तो यहाँ के लिए जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो पहले जो Q1 था, जो Q1 जो था वो आपको मिलेगा 1 अप्रैल से लेके जो था वो था 30 जून तक। तो 30 जून तक जो था उसमें जो इंटरेस्ट रेट रखा गया था वो इंटरेस्ट रेट अभी भी रखा गया। क्या क्या इंटरेस्ट रखा गया और कौन कौन सी स्कीम है उसको हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला आ रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें तो ये एक तरह का वॉलंटरी मान सकते हो कि रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रिटायरमेंट के समय जो है पैसे मिलता है। इसका टर्नओवर के बारे में बात करें तो 15 साल इसका टर्नओवर रहता है और टोटल 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब टोटल 20 साल के लिए जो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मिनिमम जो है 500 रुपये जमा कर सकता है कोई पर्सन और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है। अभी के टाइम पे इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो वो आपको मिलेगा 7.1%। ये इंटरेस्ट रेट आपको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले कितना था या अभी कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7.1 था। इसका जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड एनुअली होता है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक फायदा मिलता है अगर बात करें पीपीएफ, जो भी पर्सन पैसा डालता है इसमें उसको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर दी सेक्शन 80C के अंतर्गत, और इसको जो डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक। ये डिडक्शन मिलता है ओल्ड जो टैक्स रेजिम है उसके अंतर्गत, न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर कोई लेना चाहे तो उसको पीपीएफ का जो है फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका टर्नओवर टोटल 5 साल का रहता है। तो एक शॉर्ट टर्म मान सकते हो। शॉर्ट टर्म जो है एक तरह से पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है, सेविंग जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसके अंतर्गत आपको मिनिमम जो है 1000 रुपये और मैक्सिमम की वैसे लिमिट नहीं है, जितना आप पैसा डालना चाहते हो डाल सकते हो। और इसका जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है 7.7% पर, ठीक है। इसके अंदर भी जो है 80C के अंदर जो टैक्स बेनिफिट मिल जाती है 1.5 लाख तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जैसे नाम से लग रहा है कि इसको पोस्ट ऑफिस में आगे खोलना पड़ेगा। इसमें कोई फिक्स टर्नओवर नहीं रहता। और अगर बात करें कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये हो सकता है और मैक्सिमम जो है कोई लिमिट नहीं है। 4% करके इसका वेरिएबल या क्वार्टरली बेस पे रहता है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ 10,000 रुपये तक ही मिलता है। तो ये टैक्स के लिए जो इतना कुछ कारगर नहीं कर पाता, क्योंकि 10,000 रुपये तक टैक्स बचा पाता है। बाकी में देख सकते हो 2.5 लाख रुपये तक जो है पैसा बचा जाता है, 1.5 लाख रुपये तक जो है पैसा बचा जाता है, 2.5 लाख नहीं सॉरी 1.5 लाख तक जो है पैसा बचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के बारे में बात करें जैसे नाम से पता लगे सीनियर सिटीजन मतलब जो 60+ है उन्हीं के लिए ये स्कीम लगाई गई है। उन्हीं के लिए जो स्कीम लाई गई है, 1 मिनट रुक जाओ यार, उन्हीं के लिए जो स्कीम लाई गई है। और टोटल जो है इसकी टर्नओवर 5 साल की रहती है, इसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। टोटल 8 साल के लिए ये स्कीम को चलाया जा सकता है। मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक जो है जमा करा सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट जो मिलता है इसी स्कीम में मिलता है 8.2%। और इसका इंटरेस्ट रेट जो क्वार्टरली जो है नापा जाता है। ये भी 80C के अंतर्गत जो है टैक्स बेनिफिट मिल जाती है 1.5 लाख तक। उसका नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ रहा है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये जो एक गर्ल चाइल्ड जो रहती है बिलो 10 ईयर के नीचे उनके लिए रहता है। और इसकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी 21 साल या तो 18 साल। 18 साल तब जब मैरिज हो या तो एजुकेशन के लिए पैसा लिया जा रहा हो तब जो है निकाल सकते हैं पैसा। मिनिमम बोला जा रहा है 250 रुपये रख सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जो है रख सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें भी देख सकते हो 8.2% रुपये करके जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा खासा मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है अंडर 80C के अंतर्गत। उसके बाद बात करें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अभी तक मैंने आपको जितने भी स्कीम्स बताए सब में एक प्रॉब्लम है कि आपको जो पैसा है वो मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा। लेकिन एक ऐसा स्कीम है जो कि मंथली इनकम की तरह आप यूज कर सकते हो। ये मोस्टली जो रिटायरमेंट हो जाते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसके अंदर जैसे नाम से काम पता लगता है तो इसके अंदर जो भी पैसा है वो मंथली बेस पे दिया जाएगा, ना कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आपको जो मंथली बेस पे दिया जाएगा। इसका टर्नओवर देखोगे तो टोटल 5 साल इसका टर्नओवर रहता है। और टोटल इसका जो पैसे आप रख सकते हो वो 9 लाख रुपए तक रख सकते हो इंडिविजुअल के बारे में बात करें तब। और अगर जॉइंट अकाउंट के बारे में बात करें तो उसके इसमें 15 लाख रुपए तक रखा जा सकता है। मिनिमम 1000 रुपये रखा जा सकता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% मिलेगा और ये भी इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। और ये एक चीज ध्यान देना कि इसमें ये जो टैक्सेबल है,
ये जो पैसे कमाओगे ये मंथली बेस पे मिलेगा, तो ये जो है टैक्सेबल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलता है किसान विकास पात्र के अंतर्गत जो है टोटल टर्नओवर 5 मंथ्स का रहता है और टोटल 1000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम इसकी लिमिट है नहीं और 7.5% इसकी इंटरेस्ट रखी गई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम, इसके अंतर्गत जो गर्ल जो चाइल्ड 18 बिलो है या तो जो वुमेन है वो भी एलिजिबल है और ये 2 साल के लिए टोटल जो है ये स्कीम ले सकते हैं और टोटल इसमें 2 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है और 1000 मिनिमम जमा किया जा सकता है। 7.5% करके जो है पर एनम करके इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो अच्छा सा जो है इसमें भी इंटरेस्ट मिल जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, ये नॉन टैक्सेबल के अंतर्गत आती है, ठीक है। टैक्सेबल के अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम है ये जो आती है, उसके साथ जो किसान विकास पात्र है ये जो है टैक्सेबल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत सारे आते हैं, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे लिए? 1 साल वाला इंपॉर्टेंट है। 1 साल के लिए जो 4% पर एनम करके रखा गया, ये चीज़ आप ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ लॉन्चेस के ऊपर आ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC ने लॉन्च किया है नवजीवन श्री, जो कि प्लान नंबर देखोगे तो 192 है, ठीक है। LIC जब भी कोई प्लान निकालती है या कोई स्कीम निकालती है तो उसके बदले में एक प्लान नंबर रखती है और ये प्लान नंबर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 192 प्लान नंबर किसका है जो LIC ने स्कीम लॉन्च किया, कौन सी स्कीम के अंतर्गत 192 LIC ने स्कीम लॉन्च किया, वो आपको नाम पता होना चाहिए। नवजीवन श्री जो है इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 2 तरह की स्कीम लॉन्च किया, नवजीवन श्री जिसका प्लान आपको 912 मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम जिसका प्लान आपको 1911 मिलने वाला है, ठीक है। 911 जो है आपको प्लान नंबर मिलेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको कवर करते हैं। जो नव जीवन श्री है इसके अंतर्गत जो है एक तरह से सेविंग प्लस लाइफ कवर देने का काम करता है। ये एक तरह से आप SIP की तरह सोच सकते हो कि आपका जो प्रीमियम है वो मंथली बेसिस पे जो है कटना जाएगा। और ये बात करें सिंगल प्रीमियम, जैसे नाम से तो लग रहा है, नाम से काम पता लगता है, तो इसके अंदर का जो पैसे डाले जाएंगे वो एक बार में डाले जाएंगे, 1 टाइम पेमेंट रहने वाला है और ये एक तरह से बिल्ड करता है कॉर्पस और लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी देने का काम करता है। पहला वाला स्कीम क्या करता है, प्लान 912 क्या करेगा, प्लान 912 आपको सेविंग देगा, उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट देगा। उसके बाद अगर प्लान 911 के बारे में बात करें तो ये क्या देगा, ये आपको कॉर्पस बिल्ड करने का हेल्प करेगा, एक टाइम में आपको पैसा जमा करना है, कॉर्पस बिल्ड करने का हेल्प करेगा, इसके साथ जो है लाइफ इंश्योरेंस भी देने का काम करेगा। अब ये दोनों स्कीम के साथ एक एड ऑन भी ले सकते हो, ठीक है। कोई पर्सन अगर ये दोनों स्कीम लेता है उसके साथ एक एड ऑन ले सकता है, उस एड ऑन का नाम है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर एड ऑन। इसके लिए आपको ये 2 स्कीम लेना पड़ेगा, 2 में से कोई एक स्कीम लेना पड़ेगा, उसके साथ आप क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर स्कीम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली ये स्कीम ले ले, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये नॉन लिंक इंडिविजुअल हेल्थ राइडर स्कीम है और ये जो है जो बेसिक प्लान है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये दोनों बेसिक प्लान है, इसके साथ जो है ऐड किया जा सकता है तभी जो एलिजिबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेगा। डायलॉग्स ऑन द प्री स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस, अगर पहले से अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस है, ठीक है, प्री स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस है, अगर उसमें से कुछ हो गया तो उसको भी जो है कवर किया जाएगा अगर ये एड ऑन ले लिया होगा विद दिस 2 जो बेस प्लान है इसके साथ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें एग्जाम के लिए ध्यान देनी है, क्या कि ये दोनों प्लान में जो है एंट्री एज आपको मिलेगा 30 साल। 30 साल मतलब एक छोटा सा बेबी भी हो सकता है, ठीक है। तो बेबी अगर 30 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। उसका मैक्सिमम एज आपको 60 साल मिलने वाली है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है, एग्जाम में पूछा सकता है। मैच्योरिटी की एज जो है मिनिमम इसमें 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम देखोगे तो आपको 75 ईयर्स मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं SBI की तरफ। तो SBI ने जो है एक जो है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोला है कोलकाता और हैदराबाद में। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल और हैदराबाद मतलब तेलंगाना। वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में क्या खोला गया है, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोला गया। अब ये फाइनेंस सेंटर क्या करेगा, ये जो है बूस्ट करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस को जो है बूस्ट करने का काम करेगा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजिया तो SBI जो है टेक्नोलॉजिया यूज करेंगे फॉर ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर बनाया गया है उसके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल बोला जा रहा है कि 800 जो है ट्रेन पर्सनल रहने वाले हैं जिनका काम रहेगा डेडिकेटली जो ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस है उसको संभालना। ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस जो मोस्टली बिजनेसेस को संभालने का काम करेंगे, जो ट्रेड्स को संभालने का काम करेगी, इनका मोस्टली यही काम होने वाला है। इनका कोई रिटेल बैंक में काम नहीं होगा, इवन जो बिजनेस है वो भी इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो संभालने का काम होगा ये ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर का, ठीक है। तो ये क्या करने वाली है, इसके साथ जो है सपोर्ट देगी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड को, और ये इनलैंड भी हो सकता है मतलब इंडिया के अंदर, या क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गोरखपुर का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गोरखपुर का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत जो है ऑडिटोरियम रहने वाला है, एकेडमिक ब्लॉक रहने वाला है, फिर जो भी है यार फाउंडेशन स्टोन रहने वाला है फॉर गर्ल्स हॉस्टल। ये सब आपको कोई नहीं पूछेगा, ये याद नहीं करना, बस मैं आपको दे के रखाऊंगी, पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या रहने वाला है, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। उसके साथ एक चीज ध्यान देना आपको, एग्जाम में टोटल 1800 बेड हॉस्पिटल खोल जाएंगे, मतलब 1800 जो है बिस्तर दिए जाएंगे हॉस्पिटल में। और ये जो है गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज जो है इसके अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है ये बनाया जाएगा, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। कहाँ पे बनने वाला है यूनिवर्सिटी? गोरखपुर में बनने वाला है। किसने लॉन्च किया है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो है गोरखपुर में जो एग्जैक्ट लोकेशन है, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे खोला जाएगा। इसे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो है सक्षम 3000 लॉन्च किया। अब ये सक्षम 3000 है क्या? ये एक तरह का एडवांस स्विच कम राउटर है, ठीक है। ये एक तरह से राउटर की तरह भी काम कर सकता है। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा राउटर क्या रहता है, उसके बाद आपने स्विच भी पढ़ा होगा, स्विच क्या रहता है। हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा डीप में जाएंगे, टेक्निकल टर्म्स है तो हम इधर डीप में जाएंगे नहीं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम के सबसे समझते हैं। तो राउटर और स्विच दोनों का काम करने वाला पहला सक्षम 3000, पहला तो नहीं वैसे पहले बने हुए, बट सक्षम 3000 जो है लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसने डेवलप किया है? डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है। और डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो इनडायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ही जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ रहा है, BSNL ने जो है क्वांटम 5G फिक्स वायर एक्सेस सर्विस लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो एक तरह से 5G फैसिलिटी देने के लिए लॉन्च किया गया है। अभी इसको जो है हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेसन नोट में आता है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि BSNL ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड वर्सेस न्यू में जो ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, हम उसको कवर करेंगे। अगर बात करें जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इसका नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करें तो इनके ऊपर अभी तक बहुत कम जगह है जहां पे इनका नाम आपने देखा होगा, कोई रास्ते का नाम इनके ऊपर रख दिया, या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टेडियम, बहुत कम आपने इनका नाम देखा होगा। तो जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इनके ऊपर नाम रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में जो है कर्नाटक का जो कैबिनेट है इनके द्वारा बताया गया था, तो इनके जो CM है इनके बारे में इन्होंने जो है इसके बारे में डिक्लेयर किया है। और मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो मनमोहन सिंह के बारे में बात करें तो ये पास्ट अवे हो गए थे दिसंबर 26, 2024 में। और इंडिया का ऐसा पहला यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मनमोहन सिंह के ऊपर जो है बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ इनका नाम जो है रखा गया है, बट ये पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिनका नाम जो है मनमोहन सिंह के ऊपर रखा गया है। इससे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। इसके साथ 2 पॉइंट और ध्यान देना है कि जो बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम चेंज करके जो है बेंगलुरु नॉर्थ रख दिया गया है। और एक कोई तालुक है, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। बट एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर टेबल फॉर्म में दे दिया, इसको ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इन न्यूज़। तो रशिया के बारे में बात करें तो रशिया ने जो है ना तालिबान को एक गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है। तालिबान कहाँ पे है? अफगानिस्तान में क्या हुआ था सिचुएशन? अफगानिस्तान में जब यूएसए थी तो तालिबान पूरा दबा रहता था। जब तक यूएस की फोर्स थी, तालिबान जो था वो दबा रहता था। लेकिन यूएसए की जो आर्मी थी वो वापस यूएसए चली गई, कारण डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो इन्होंने जो है वापस से यूएस की जो आर्मी है उसको अफगानिस्तान से निकाल लिया और तालिबान वापस से एक्टिवेट हो गई। और अभी के टाइम पे अफगानिस्तान को जो है तालिबान चला रही है। और पूरे ग्लोब में जितने भी कंट्रीज हैं, कोई भी जो है तालिबान को एज अ गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करता अफगानिस्तान का। बट रशिया एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने पहली बार तालिबान को रिकॉग्नाइज किया गया है, तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है अफ्रीका का, ठीक है। इसके बारे में जो है रशियन के जो मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के थे इन्होंने बताया था। और अब तालिबान को जो रशिया लिस्ट बैन ऑर्गेनाइजेशन है उधर से हटा दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने जो एम्बेसडर भी अपॉइंट कर दिया तालिबान का, और इनका नाम भी आपको रखना है गुल हसन, 2 बार हसन है, ठीक है। तो गुल हसन को जो है अपॉइंट किया गया है तालिबान के एम्बेसडर बाय दी रशिया। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा अवार्ड। तो ये अवार्ड के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक त्रिनिडाद टोबैगो, अजीब से कंट्री का नाम है। तो इसके इधर जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनको ऑनर किया गया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया है, मोदी जी को दिया गया, कारण क्योंकि इन्होंने ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है। इसके साथ ही जो कोविड-19 में जो हेल्प की है कंट्री को, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब एक हाथ से अवार्ड दोगे तो दूसरे हाथ से अवार्ड लेना भी तो पड़ेगा ना।
तो सॉरी, एक हाथ से अवार्ड लोगे तो दूसरे हाथ से अवार्ड देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अवार्ड दिया जो कि राम मंदिर रपीला है, और उसका जो होली वाटर जो है वो भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये दो चीज जो है मोदी जी के द्वारा दी गई है, उसके अगेंस्ट में मोदी जी को जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ऐसा सेम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ना वो दिया गया था घाना में भी, जिसको स्टार ऑफ घाना, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना बोला जाता है। ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था फॉर हिज ग्लोबल एफर्ट। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा कुछ छोटे छोटे बच्चे, वो मिलेंगे क्लास 8 के। अभी नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट था 2025 का। ये नासा का जो रिसर्च सेंटर है उसके साथ जो नेशनल स्पेस सोसाइटी है, ये दोनों ऑर्गेनाइज करा रही थी, जिसमें आपको मिलेगा कि SRN मेहता CBSE स्कूल जो कि कर्नाटका में है, ये जो है पहली विनर बनी है, वर्ल्ड की पहली विनर बनी है। क्यों मिला है इनको ये, क्यों मिला है ये अवार्ड? क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था IRA। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये IRA क्या है भाई, ये तो बताओ, ये अभी तक न्यूज में नहीं बताया गया, तो मेरे को मिला नहीं है चीज। तो IRA याद रख लो, सस्टेनेबल स्पेस कॉलोनी मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है। कैसे जो है स्पेस में रह सकते हैं, ऐसा कुछ एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया गया। टोटल 11 लोग की स्टूडेंट की टीम थी। अभी 11 जो बच्चे हैं इनका नाम आपको याद नहीं रखना, याद रख पाते हो तो सही है, बट याद नहीं रखना, मेरा कहना यही है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पर एक चीज याद रख लेना कि जो हमारे जो प्रिंसिपल रहने वाला है, क्योंकि काम तो बच्चे के होंगे लेकिन नाम तो प्रिंसिपल का होता है ना, तो प्रिंसिपल का नाम आपको याद रखना है। राजा शेखर रेड्डी जो है प्रिंसिपल थे, जो कि ये 11 स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे, ठीक है। तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में बात करें तो एक तरह ग्लोबल कंपटीशन है, जिसके अंतर्गत फ्यूचरिस्टिक हैबिटेट इसके ऊपर चीजें बताई जाती है, कैसे जो डिजाइन करना है फ्यूचरिस्टिक हैबिटेट, ठीक है। तो ये अभी बच्चे जो गए थे, ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो कि USA में हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे गए थे और यहाँ पे इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी फॉर कम्युनिटी लीडरशिप जो है, इसके लिए राधा नाथ स्वामी को जो है सेलेक्ट किया गया है। अब राधा नाथ स्वामी के बारे में बात करें तो एक तरह की सीनियर मॉन्क है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेनियसिस के, ठीक है। तो अभी इसमें क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ ये क्यों दिया गया है इनको अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म जो पीसफुल को एग्जिस्टेंट रखने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया बाय दिलीप चौहान के द्वारा, जो अभी के टाइम पे न्यूयॉर्क सिटी के डिप्यूटी कमिश्नर है। तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़े तो अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ रहा है रवि अग्रवाल की तरफ से, कि रवि अग्रवाल को चेयरमैन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है, टेस्ट नहीं टैक्स का। ये रिप्लेस करेंगे नितिन गुप्ता को। टोटल इनका टर्नओवर 1 साल के लिए रहने वाला, ये ऑलरेडी अपॉइंट थे, अभी इनका एक्सटेंशन किया गया है। ये जून 2024 में अपॉइंट हुए थे, उसके बाद अभी इनका टर्नओवर जो है जून 2025 में जो है खत्म होने वाला था, लेकिन क्या किया गवर्नमेंट ने जो है इनका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जून 2026 तक, ठीक है, 30 जून 2026 तक जो है इनका एक्सटेंशन किया गया। अब कौन से डिपार्टमेंट ने किया गया वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनका अप्रूवल दिया है, एक्सटेंशन का अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, अभी कुछ चेंजेस किए गए इंडियन एयरफोर्स के जो अपॉइंटमेंट्स थे, इधर कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। 3 तरह के अपॉइंटमेंट है। एक है एयर मार्शल जो S शिवा कुमार जी हैं, ये अभी के टाइम पे एयर ऑफिसर इन चीफ एडमिनिस्ट्रेशन है एयर हेडक्वार्टर के। प्रीवियसली डीजी की तरह काम कर रहे थे। ये प्रीवियसली अपॉइंटमेंट जो है ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, प्रीवियसली डीजी की तरह काम कर रहे थे, अभी के टाइम पे ये एयर ऑफिस इन चीफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको एयर मार्शल जनवीर सिंह मन, ये अभी के टाइम पे सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर हैं जो कि वेस्टर्न एयर कमांड संभाल रहे हैं, और इनके जो प्रीवियस अपॉइंटमेंट था वो भी आपको याद रखना है, एयर ऑफिसर कमांडिंग की तरह काम कर रहे थे। उसके बाद बात करें एयर मार्शल तिवारी जी के बारे में आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा यार, ये तो अभी के टाइम पे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, और पहले क्या काम कर रहे थे, ये जो साउथ वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड है वहां पे ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की तरह काम कर रहे थे, और अभी टाइम पे जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। क्या रखना, तिवारी जी जो है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों से। नेक्स्ट आ रहा है इंडेक्स एंड रैंकिंग। इंडेक्स एंड रैंकिंग के बारे में बात करें तो 19 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 ये रिलीज किया गया है। कितना जो है पीसफुल है कंट्री उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया जाता है, और ये जो है रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस
के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। इसमें इंडिया की रैंक देखोगे तो बहुत खराब है यार, इंडिया की रैंक जो है बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ पीस। मतलब क्या हुआ, इंडिया में जो है वायलेशन ज़्यादा होती है, इंडिया में जो है अच्छे से जो है लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता, जो भी चीज़ है वायलेशन याद रख लो, बस वायलेशन है। तो इसमें आपको मिलेगी इंडिया की रैंक 115 है, टोटल स्कोर जो है ये 2.229 मिला। अब बोलोगे यार ये स्कोर क्या चीज़ है, ये क्या स्कोर दे दिया इन्होंने। तो ये स्कोर देखोगे तो टोटल 1 से लेकर 5 तक स्कोर दिया जाता है। कितने से, 1 से लेकर 5 तक जो स्कोर दिया जाता है। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया मोस्ट पीसफुल, ठीक है। अगर 1 मिला होगा या 1 के सामने होगा तो इसका मतलब मोस्ट पीसफुल वो कंट्री है। 5 का मतलब लीस्ट पीसफुल, सबसे बेकार जो है पीसफुल इस कंट्री में है, ऐसा कुछ इस इंडेक्स के अंतर्गत बताया जाता है। तो बात करें मोस्ट पीसफुल की तो आपको मिलेगा आइसलैंड, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। इसका स्कोर देखोगे तो 1.095 मिलने वाला है। और सबसे लीस्ट पीसफुल जो रखा गया है इसमें आपको रशिया मिलने वाला है। 163 कंट्रीज में सबसे लास्ट में जो है 163 नंबर पे रशिया को रखा गया। और रशिया में पता होगा यूक्रेन के साथ वॉर भी चल रहा है, ये भी एक कारण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का है तो थोड़ा वेस्टर्न का इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो उसके लिए रशिया को रखा गया, पर हमें इसके ऊपर नहीं बढ़ना। टोटल इनके स्कोर के बारे में बात करें तो 3.441 जो है वो रखा गया। एक क्वेश्चन में वो कमेंट सेक्शन में बताना कि रशिया जो अटैक करती है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, तो वो सही किया कि नहीं, ठीक है, ये थोड़ा बताना आप मेरे को। यहाँ पे मुझे डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में, बट कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं मीटिंग के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी 21st स्टीयरिंग कमेटी ऑफ मीटिंग ऑफ एलिफेंट प्रोजेक्ट, तो एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये 1973 में लॉन्च किया था। तो उसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी और 1970 टू 1973 में जो लॉन्च किया था, इसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो ये चेयर कर रहे थे इन्होंने। एक तो कॉल फॉर कोऑर्डिनेशन मांगा है और इसके अंदर इंडियन रेलवे, पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके बाद माइन डेवलपर, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। और कुछ डेटा भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कि जो रेलवे ट्रेन कोलिजन की वजह से जो है टोटल देख सकते हो कि रेलवे ट्रेन जो कोलिजन है वो कितने जगह है। अब देखो जैसे आपने देखा होगा कि ये रेल ट्रैक है, ठीक है, तो इसके आसपास जंगल होंगे कहीं ना कहीं, मेरे इधर भी है जंगल, जहाँ से हाथी जो है क्रॉस करता है। तो ऐसे जो है बोला जा रहा है 52.4 किलोमीटर जो है ऐसे सेंसिटिव रेलवे ट्रैक्स बसे हुए हैं हमारे इंडिया में। टोटल ऐसे 77 हाई जोन रिस्क बताया गया है। मेरे इधर भी है हाई रिस्क जोन, जहाँ पे हाथी का, अब आपके इधर नहीं पता, आपके इधर होगा कि नहीं, बट मेरे इधर है कि एलिफेंट का जो है यहाँ पे एक मान सकते हो कि प्लेट लगा है, ठीक है, जैसे कि अब स्पीड लिमिट का प्लेट लगाया था वैसे प्लेट लगा कि ये कुछ डेंजर जोन है। तो ये ऐसे 77 हाई रिस्क जोन बनाए गए हैं। अगर बात करें ये जो अभी बताया गया था, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे जो अभी 12 अगस्त में होने वाला है, उसको भी जो है यहाँ पे बताया गया। 12 अगस्त में कोयम्बटूर जो तमिलनाडु है यहाँ पे होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस भी हुई है। तो एग्जाम पूछा जा सकता है, ये चीज़ भी इसको ध्यान देना। इसके अंदर जो गज अवार्ड भी दिए जाएंगे, ये इसी दिन में दिए जाएंगे, 12 अगस्त को गज अवार्ड दिए जाएंगे। और इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 22 डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ऑफ सिंघाई कॉपरेशन का हो रहा था। चाइना, सिंघाई के बारे में बताओ, मोस्टली चाइना जो है इसको लीड करता है। इंडिया पाकिस्तान भी है, बट दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों मानते ही नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। बट कोई नहीं, हमें एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट इसको कवर करता है। चाइना भी होस्ट कर रहा था इसको, और इसकी थीम याद रखना आपको, अपहोल्डिंग द सिंघाई स्पिरिट SCO ऑन दी मूव, ये थीम है। थीम एग्जाम में पूछा सकता है, इसको ध्यान देना। इसके साथ आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से किसको जो है कौन जो है गए थे। तो डिफेंस का मीटिंग है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हमारे इंडिया की तरफ से ये गए थे। इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था, जब भी कभी कोई मीटिंग होती है, बड़े बड़े मीटिंग G20 G7 जो भी मीटिंग्स होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है। तो उसमें कोई एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है। तो अभी के टाइम पे बात करते हैं, इंडिया ने जो डिसएग्री कर दिया गया। क्यों डिसएग्री किया है? क्योंकि इंडिया चाहता था, जो अभी आपने देखा कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर चाइना बात करे, तो उसके ऊपर बात करने की जगह चाइना और पाकिस्तान जो थे, जो पाकिस्तान में कोई रेलवे ट्रैक में कोई अटैक हो गया था उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इंडिया ने बोला कि यार हम जो है तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारे इधर लैक ऑफ क्लियर कंडेमनेशन है, जिसकी वजह से हम तुम्हारी बात नहीं मानते, कि क्रॉस बॉर्डर में तुम्हारा जो लैक ऑफ कंडेमनेशन है इसकी वजह से हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ऐसा कुछ इंडिया ने बोला। कारण मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिख के दिया है। जो पहलगाम था, जो 22 अप्रैल 2025 में जो अटैक हुआ था, उसके ऊपर बात करने की जगग ये कुछ और ही बात कर रहे थे, ठीक है। इंडिया बोल रही थी कि ये सारा अटैक जो था वो लश्कर-ए-तैयबा और फिर TRF के द्वारा कराया जा रहा था, बट चाइना मानने वाली नहीं थी, तो इंडिया ने भी उनकी बात नहीं मानी, उनकी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं मानी, ठीक है।
नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अभी नाटो का समिट जो है ना नेदरलैंड में हुआ था। नाटो का समिट कहाँ पे हुआ था? नेदरलैंड में हुआ था। ये मैंने 2 बार क्यों बोला? क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकेशन कहाँ पे हुआ था इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बोला गया नाटो के द्वारा कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है नाटो का वो 5% जो है अभी के टाइम पे रखा गया है। नाटो के बारे में पता होगा, नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं और अभी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है वो भी नाटो की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इजराइल भी चाह रहा है कि नाटो का कुछ हो पाए। तो नाटो के ऊपर क्या रहता है कि नाटो के जितने 32 मेंबर हैं, 32 मेंबर में से अगर किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया तो सारे के सारे जो 31 मेंबर है वो सारे के सारे उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगी, ऐसा कुछ कह रहा है नाटो का। नाटो के जो मेंबर दिखेंगे आपको यूएसए, उसके बाद यूरोप यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं वो मिलेंगे, मतलब मोस्टली जो वेस्टर्न पावर है वो नाटो के अंडर पार्ट है। तो ये नाटो का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये बढ़ाने की बात की गई है इस समिट में। इसके साथ ही बोला गया है कि हर एक कंट्री जो है 5% ऑफ द जीडीपी जो है वो मतलब गोल रखा गया 5% ऑफ जीडीपी 2035 तक जो है करने के लिए। ठीक है, तो नाटो में ना बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी है, जैसे कि स्पेन हो गया, फिर फ्रांस हो गया, छोटी छोटी कंट्रीज है, लेकिन डिफेंस जो है उनका बहुत अच्छा खासा है। और कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो कि डिफेंस उनका उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए जो बढ़ावा देने की बात भी की गई है इस मीटिंग में। एग्जाम के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना कि 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस टारगेट रखा गया है। 2 पॉइंट ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए ज़्यादा चलना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यूनिफाइड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का, ये तीसरा भी हुआ था। फ्रांस और कोस्टारिका इसको चेयर कर रहे थे, मतलब फ्रांस और कोस्टारिका में ही हो रहा था, देख सकते हो। फ्रांस में कहाँ पे हुआ था? नाइस एक जगह है, जगह का नाम ही नाइस है, तो पता नहीं कितनी अच्छी जगह होगी वो। तो इसकी जो थीम है वो आपको याद रखना है, एस्टेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन। कैसे जो है सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं ओशंस को, ये चीज बोली गई है। अब एक वर्ड देख सकते हो, ऑल एक्टर्स, ये कोई फिल्म एक्टर्स नहीं है, ये समझ में आया कि फिल्म एक्टर्स हैं। एक्टर्स का मतलब गवर्नमेंट, अगर आपने पॉलिटिक पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी। एक्टर वहां पे भी एक टर्म लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट, एक्टर का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक्टर का मतलब होता है कोई कंपनी। ये सारी चीजें जो एक्टर जो है डिसाइड कर सकता है, इसमें इसी सब चीज को जो है एक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि एस्लेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर, सारे एक्टर को जो है मोबिलाइज करो, गवर्नमेंट को मोबिलाइज करो कि कंजर्व किया जाए और सस्टेनेबली जो है ओशन को यूज किया जाए। ऐसा नहीं है कि मिनरल का चक्कर में ओशन को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो ये चीज जो है रोकने के लिए जो है ये थीम जो है इस बार रखा गया है। अगर बात करें क्या क्या इधर और क्या क्या बोला गया है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इसका कुछ रिपोर्ट भी आया गया है, जिसके अंतर्गत ये रिव्यू ऑफ द स्टेट, ये कुछ काम करनी है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये आई थिंक मेरे को हटा देना चाहिए था पीडीएफ से भी, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी तो मैंने अपलोड कर दिया, बट नेक्स्ट जब वीकली आएगा तो इसको हटा दूंगा, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें कि ब्लू एनडीसी लॉन्च भी किया गया, जो कि ब्राजील और फ्रांस के द्वारा किया गया, जिसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो ओशन रिलेटेड हो, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। टोटल एक ट्रेडी भी साइन किए गए 18 जो कंट्रीज हैं इनके द्वारा, और इसके साथ जो नाइस वेकअप कॉल भी जो है और प्लास्टिक ट्रेडी भी साइन की गई, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इंडिया इसके पार्ट नहीं है, जो नाइस वेकअप कॉल है। अब नाइस वेकअप कॉल किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मीटिंग कोई भी समिट होती है तो उसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आती है। तो ये जो नाइस वेकअप है ये एक तरह से डिक्लेरेशन है, जॉइंट डिक्लेरेशन है, जिसमें इंडिया ने पार्ट नहीं लिया। जैसे कि जो सिंघाई का जो डिफेंस का जो मीटिंग हो रहा था वहाँ में पार्ट नहीं लिया था, वैसे ये नाइस मीटिंग में जो है इंडिया ने बोला कि हम आपका ट्रीटी साइन नहीं कर रहे हैं। कारण जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है इवन मीटिंग के बारे में बात करें तो मीटिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। बेटर ये है कि शॉर्ट में पढ़ो, कम में पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा फोकस यहाँ से ज़्यादा नेशनल और बैंकिंग में करते हुए चलो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा मिलने वाला है, तो इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं। तो इसके ऊपर जो निर्मला सीतारमण ने जो है इसको रिलीज किया गया है, और ये एक तरह का मीटिंग था जिसके में आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सर्विस के जो सेक्रेटरी है एम नागाराजू जी, ये भी दिखेंगे। तो इन्होंने जो है डिक्लेयर किया कि जो नेट प्रॉफिट है फॉर फाइनेंशियल 2025 वो 7.1 लाख करोड़ रुपये है, और ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो बैंक अच्छा सा प्रॉफिट कमा रही है अंडर दिस रिव्यू बताया गया है। उसका जो बिजनेस का ग्रोथ भी है वो भी आपको मिलेगा 5 to 1 लाख करोड़ जो है फॉर द फाइनेंशियल 2025 में हुआ है। और एनपीए जो है वो ड्रॉप हो गया, एनपीए जो है देख सकते हो कुछ अच्छा खासा ड्रॉप हो गया है, 0.52% ड्रॉप हो गया, तो पहले से बहुत अच्छा खासा ड्रॉप भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डेटा वाली चीज़ें हैं, तो ये सब तो आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इस पीडीएफ के बारे में बात करें, ये पीडीएफ ऑलरेडी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वो अवेलेबल है, तो आपको ज्वाइन करना रहेगा तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो यार अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर का ही करो, फैमिली मेंबर के साथ करके चलो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि जितना हम ग्रो कर पाएंगे उतना हम आपको फ्री पीडीएफ्स और बाकी चीज़ें भी दे पाएंगे। ठीक है, सो अभी के लिए वीडियो इतने रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं और बाय।